नमस्कार, सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज सूर्या विशेष में बात होगी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन की। विपक्षी दिग्गजों की फौज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक छत के नीचे एकत्रित हुए। जगह पटना सीएम आवास, मकसद लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करना। जब बैठक चल रही थी तो हर किसी के जहन में बस यही ख्याल था कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, आखिर क्या निष्कर्ष निकला। इस उत्सुकता के बीच नीतीश कुमार राजनेताओं के बड़े अमले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही बैठक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। आम आदमी पार्टी के दो दिग्गज, दो सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं थे। विपक्षी दल एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उससे पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान वहां से जा चुके थे। मसला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अध्यादेश 2023 का था। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश कुमार की गंभीरता के साथ शुरू हुई और लालू प्रसाद यादव के मजाकिया अंदाज में संपन्न। बैठक में मौजूद 15 दलों के नेताओं ने यह माना कि अगर 2024 में लोकसभा चुनाव जीतना है तो साथ लड़ना होगा और साथ चुनाव में कूदना होगा, डटकर बीजेपी का सामना करना होगा। किसी निष्कर्ष पर यह बैठक पहुंची, वो ये कि साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। पहली बैठक में जिस तरीके से बातचीत हुई उससे यही लगा कि दूसरी बैठक में चीजें और बेहतर होगी। कांग्रेस की अगुवाई में जुलाई के दूसरे हफ्ते में शिमला में एक और बैठक की बात कहकर पूरे तरीके से तमाम दरवाजों को खुला रखा गया। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी के लिए 15 दल पूरे तरीके से एकत्रित हुए पटना में। लेकिन जब बात फैसले की आई तो कहा गया कि शिमला में बैठक होगी। अब अगली बैठक 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में होगी। ऐसे में सवाल कई है कि क्या यह गठबंधन सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हो रहा है? आखिर क्या है संयुक्त विपक्ष का एजेंडा? वहीं सवाल यह भी कि क्या विपक्ष में सब साथ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि अध्यादेश पर साथ नहीं तो गठबंधन को समर्थन नहीं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखें। सुशासन बाबू नीतीश कुमार की महीनों की भागदौड़, मेल मिलाप और चाय नाश्ते का परिणाम आखिरकार सामने आ गया। अब परिणाम भी जान लीजिए। 10 से 12 जुलाई को एक बार फिर शिमला में बैठक होगी। सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे। महागठबंधन की महाबैठक का यही निष्कर्ष निकला। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहां की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। इसमें तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या होना, ये ऐसा सभी स्ट्रेटेजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिट को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे। एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं, तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है
और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। ठीक भी है, बिहार की गर्मी से बाहर निकलकर शिमला की वादियों में बेहतर तरीके से आगे की रणनीति भी बनेगी और हुंकार भी भरी जाएगी। अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि महागठबंधन के आइडिया ऑफ इंडिया में सिवाय मोदी विरोध के कोई फॉर्मूला क्यों नजर नहीं आया। दरअसल इस बैठक में एक बात तो साफ थी कि जितने चेहरे उतनी महत्वाकांक्षाएं नजर आई, यानी एक अनार 100 बीमार। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की जद्दोजहद में महागठबंधन की महाबैठक में एक के बाद एक 15 सियासी दलों के नेताओं ने शिरकत की, जिनका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया। दरअसल विपक्ष के इस राजनीतिक महामंथन का नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का ये पहला ऑफिशियल शो था। 15 दलों की इस महागठबंधन का मकसद लुटियन की ताज पर राज करने का ख्वाब था जरूर, लेकिन एजेंडा बिल्कुल भी साफ नहीं था। विपक्ष का मधुर मिलन तो हुआ, लेकिन आधा अधूरा। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के मुखिया बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए निकल लिए, तो वहीं जिन आला नेताओं ने बैठक के बाद बयान दिया उसमें कहीं भी एजेंडा साफ नजर नहीं आया, सिवाय इसके कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। कैसे, बस ये नहीं मालूम। नजर दिल्ली की गद्दी पर तो है, लेकिन हासिल कैसे होगी इसकी खबर रही। किस चेहरे पर बीजेपी को मात देनी है नहीं मालूम। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सियासी लड़ाई पूरी तरह से नरेंद्र मोदी बनाम ऑल होने वाली है। विपक्ष मिशन तख्ता-ओ-ताज पर बड़ी शिद्दत के साथ लगा हुआ है, जबकि इससे पहले हुए महागठबंधन लगातार फेल ही हुए हैं। लेकिन इस बार 2024 में केंद्र की सत्ता से सत्तारूढ़ बीजेपी को बेदखल करने के लिए दर्जन भर से ज्यादा दलों को नीतीश के एक मंच पर लाने में जरूर सफल हुए, लेकिन इससे हासिल क्या कुछ होगा ये तो समय ही बताएगा। अब जरा उन दलों के बारे में भी जान लीजिए जो इस बैठक में शामिल हुए थे। महागठबंधन में कौन कौन से दल शामिल? जेडीयू, आरजेडी, आप, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, शिवसेना, सपा, जेएमएम, एनसीपी। ये 15 दल एक साथ बैठक में तो शामिल हुए, लेकिन विपक्ष में मोदी बनाम कौन? आखिर किस चेहरे के साथ विपक्षी मोर्चा लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। एक तरफ महागठबंधन की बैठक चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर करारा निशाना भी साध दिया। ढेर सारे विकास के काम हुए हैं, मगर इन लोगों को विरोध की ही राजनीति करनी है। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ
नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। बहरहाल चुनाव से पहले किसी एक नाम पर सहमति बनाना विपक्ष के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी भी पूरी तरह विपक्ष के इस महागठबंधन पर नजरें गड़ाए हुए है, क्योंकि जैसे ही विपक्षी मोर्चा अपने नेता का ऐलान करेगा, बीजेपी पीएम मोदी के साथ उसकी तुलना कर पूरा माहौल तैयार कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो महागठबंधन की आहट के बीच आज ये बैठक हुई और पूरे तरीके से अगर कहा जाए कि इस बैठक के बाद पॉजिटिव मोड में बहुत से नेता नजर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के दिग्गज वहां पर नहीं रुके और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वहां से चलते बने। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। वंदना पोपली, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका। रविंद्र ढोल, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संदीप गोयत, आईएनएलडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार अजय पांडे भी हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल पार्टी से पहले वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख कर रहा हूं। अजय पांडे जी, अगर आज के पूरे दिन के इस बैठक के लब्बो लबाब को समझें तो वो आप कैसे हमारे दर्शकों के लिए सामने रखेंगे? ये सबसे बड़ी बात यह है, ये जो पूरी कवायद है विपक्ष की, इसमें जो देखने वाली बात है, ये एक बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि अकेले दम पर वह बीजेपी को और मोदी जी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। और क्षेत्रीय दलों को भी ये समझ में आ गया है कि बगैर कांग्रेस को साथ में लिए या उसके साथ जुड़े हुए हम कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं खड़ी कर सकते हैं मोदी जी के समक्ष या बीजेपी के समक्ष। तो इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा जो संकेत है वो ये है कि अब देखिए, जो भी क्षेत्रीय दल खड़े हैं वो कांग्रेस के ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही वोट को लेकर खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि विचारधारा की लड़ाई है और हम लोग सब लोग उस विचारधारा को समान रूप से शेयर करते हैं। तो अब क्षेत्रीय दलों को भी ये लगा कि जब तक कांग्रेस के साथ हम नहीं खड़े होंगे तब तक ये चुनौती नहीं खड़ी हो सकती, और कांग्रेस को भी लगा कि जब तक क्षेत्रीय दल साथ नहीं आएंगे तब तक हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरी कवायद का पहला मतलब हमें ये समझ में आता है कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच वोट को लेकर जो टकराव है, जो स्वार्थ की बात है कि आपको ज़्यादा सीट मिल जाएगी, हमारे सीट का क्या होगा, हमें कम वोट मिलेंगे, तो इनसे कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हम एक होकर लड़ेंगे। तो दोनों पक्ष कहीं ना कहीं कुछ छोड़ने को तैयार हो रहे हैं, कुछ कुर्बान करने को तैयार हो रहे हैं। जो पहली बैठक है उससे तो यही संकेत मिल रहा है। दूसरी बात आप देखें कि ये कोई नई बात नहीं है कि बिल्कुल विपक्षी दलों का सीधे रुख गठबंधन कर हुआ लेते है। हैं कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र ढोल का, फिर मैं आपके पास आता हूं सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस में। अजय पांडे जी, रविंद्र ढोल जी, अब आपसे अगर मैं समझना चाहूं कि कांग्रेस पार्टी के अमरेला के अंडर क्या इतने दलों को आप एक साथ ला पाएंगे, ये एक चैलेंज भी है। और अब जब कहीं ना कहीं सबकी तरफ से, तकरीबन सबकी तरफ से हामी भर दी गई है कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, दूसरी बैठक में क्या पूरे तरीके से रूपरेखा तैयार हो जाएगी? इस पूरी की पूरी बैठक को जो आज हुई उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जो एक कवायद ये चल रही है, इस कवायद का एक सकारात्मक एक रिजल्ट निकला है, उसका स्वागत करते हैं पूरी तरह से। जहां तक बात रही कांग्रेस के नीचे लड़ने की, तो नेचुरल सी बात है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो है, राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण, पुरानी राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण, सबसे ज्यादा सीटें होने के कारण, तो बट नेचुरल सी बात है कि कांग्रेस ही इसको लीड करेगी। तो इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर से जो सकारात्मक रिजल्ट निकलेंगे कैसे? क्योंकि इससे पहले जब गठबंधन के प्रयास हुए, चाहे किसी भी जगह पर, किसी भी समय पर, ऐसा नहीं है कि वे गठबंधन के प्रयास केवल भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए, नहीं। जब कांग्रेस अपने सर्वाधिक मजबूती में थी 80 के दशक के अंदर, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही गठबंधनों को लेकर के चलती थी, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है राजनीतिक तौर पर। यदि मैं राजनीतिक इसका मायने निकालूं तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो है, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो वहां पर वोट है, उनको एक साथ में कंसोलिडेट होकर के पड़ना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, राजनीतिक इलेक्टोरल नुकसान हो। तो इसलिए ये काम किया जाना बिल्कुल सही है, तर्कसंगत भी है। लेकिन जहां तक बात आ जाती है कि भी विचारधारा की, तो विचारधारा जो बिल्कुल इस बात में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक मूल्यों को रक्षा करने के लिए सांप्रदायिकता से दूर रहने वाले जो दल हैं, उन सबको एक साथ में खड़े होने का एक न्योता दिया गया था, जिस न्योते की आज अच्छे रिजल्ट निकल रहे हैं।
इससे आगे भी अच्छे कांग्रेस शासित प्रदेश के अंदर एक अगली मीटिंग होगी जो शिमला के अंदर होगी, उसके अंदर इससे ज्यादा अधिक रूपरेखा आपके सामने आएगी। और निश्चित मान करके चलिए कि आज के दिन में जो है सभी दल जो है, जो भी एक समान विचारधारा है, मतलब एक साथ में लड़ने का उनका पूरा का पूरा एक संकल्प जो है एक तरह से आज सामने आए, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। रविंद्र ठुल जी, आपने आपने एक बात कही कि कांग्रेस की लीडरशिप के अंडर, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को लीडर मानने के लिए तमाम दल तैयार है? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जब 15 लीडर इकट्ठा होते हैं तो उनमें से वो 15 लीडर किसे लीडर चुनते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो किसी को भी लीडर नहीं बताया गया। तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लीडर मानने के लिए तमाम दल तैयार होंगे? लेकिन निश्चित तौर पर होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है जो है अपनी राष्ट्रीय पार्टी है। तो बाकी जो अन्य जितनी भी पार्टियां थी वो सभी की सभी क्षेत्रीय पार्टियां थी। ये केवल एक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी, या फिर आम आदमी पार्टी मेरे हिसाब से आई है। आपने बताया कि वो बिना पीछे की बात चलेगी, मुझे नहीं पता कि उनका क्या एजेंडा था क्या नहीं, लेकिन कम से कम हमें तो उनसे को बहुत ज्यादा उम्मीद आम आदमी पार्टी से तो है नहीं, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट बेस का काम करते हैं। तो वो क्यों बाहर निकले क्यों नहीं निकले, वो बड़ा मंशा बाद में सामने आएगी, पता लगेगा कि वो अपनी मंशा को दुरुस्त करने की आज के दिन में रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन अन्य पार्टियां नहीं जो नहीं है रविंद्र उन ठुल जी, सबका वो बहुत जनाधार क्लियर है, एक और वो पहले से क्लियर था कि जो दिल्ली में ट्रांसफर्स को लेकर अध्यादेश लेकर आई है बीजेपी, उसके खिलाफ जो तमाम दल है वो अगर आम आदमी पार्टी के साथ आते हैं और उसका विरोध राज्यसभा में किया जाता है तो वो अपना समर्थन देंगे। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, जब ये बैठक खत्म हुई, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपना रीजन भी बड़ा क्लियरली बता दिया और ये भी कहा गया कि सस्पिशियस इंटेंशंस ऑफ कांग्रेस, जिसकी वजह से हम अभी साथ जाने की स्थिति में नहीं है, और अगर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड इस पर क्लियर नहीं करती तो हम आगे भी उनके साथ जाएंगे। हम नहीं कह सकते हम किसी बैठक में नहीं आएंगे अगर वो अपना स्टैंड इसे लेकर क्लियर नहीं करते। देखिए, मैंने आपको बताया, खुद बताया मैंने कि आम आदमी पार्टी की मंशा के ऊपर तो मैं अपने शुरुआत में इस बारे में संदेह कर रहा हूँ कि तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बेस का काम करती है। तो वो हर जगह पर कांग्रेस का विरोध करती दिखेगी। महागठबंधन की बैठक के बाद भी कांग्रेस का विरोध करती देखी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। जहां तक बात अध्यादेश की लड़ाई जो है, आम आदमी पार्टी इसको लेकर के चल रही, लीड करके चल रही है, हमें हमारी उनके साथ भी शुभकामनाएं, हम कहाँ दिक्कत करते हैं। लेकिन इनको सुबह से शाम तक ही कांग्रेस का जो फोबिया हो गया इस पार्टी को, उससे इसको बाहर निकल करके इसको ये देखना चाहिए कि कांग्रेस के बिना इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बैठ करके जहां जहां भी कांग्रेस अपना चुनाव मजबूत करते हैं, उन्हीं राज्यों के अंदर जाकर के कांग्रेस का विरोध स्टार्ट कर देते हैं। जनता इस बात को समझती है। मैं यही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बेस है केवल आम आदमी पार्टी। ये केवल अपने अध्यादेश का जो ये लेकर के चल रहे हैं, वो लेकर के केवल इसलिए चल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस का विरोध किए लोगों के अंदर एक वो चलाई जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। इसका और कोई एजेंडा आम आदमी पार्टी का ना कल था, ना आज है, ना कभी कल को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इसमें बस ऐड कर देता हूं, फिर बीजेपी से इस पर काउंटर भी ले लेता हूं और मीटिंग को लेकर भी बात कर लेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह साफ कहा गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी अध्यादेश के खिलाफ उनके साथ खड़ी होगी तो वो समर्थन दे देंगे। बहरहाल वंदना पोपली जी, आपने तमाम बातों को भी सुन लिया, आज की बैठक को भी देख लिया, बैठक के निष्कर्ष को भी देख लिया और अगली बैठक की तारीख को भी समझ लिया। बीजेपी के लिए सिचुएशन टफ होने वाली है, ये तमाम दल मानने लगे हैं। बीजेपी क्या मानने लगी इस बैठक के बाद? देखिए राज, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जसपाल भट्टी का एक शो आया करता था, हम उसको देखा करते थे और बहुत अच्छा शो था। और उसमें एक शो में जितने भी अधिकारी हैं उनकी मीटिंग हुआ करती थी, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और बाहर जब निकल कर आए पूछा क्या डिसीजन हुआ। डिसीजन ये हुआ कि अगली मीटिंग की जो डेट है और जगह है वो तय हो गई है। कुछ ऐसा ही आज हुआ है। मुझे लगता है कि सुबह सुबह ये चले थे दूल्हा ढूंढने के लिए सभी मिलकर, कि दूल्हा ढूंढेंगे कि इस बारात का दूल्हा कौन है, और शाम होते होते तक पहला विकेट गिर गया, वो हम सभी ने देखा। अभी ये जो आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये बाकी चैनल्स पर भी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे की छिछालेदारी कर रहे हैं, सुबह तक ये साथ थे।
आज शाम के को इनका पहला विकेट गिर गया और पहले में ही आमने सामने ये हो गया, ये हमारे को क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं तो मोदी जी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दी है जिसकी वजह से सारे इकट्ठे हुए, और इकट्ठे हुए तो गंदगी जहां इकट्ठी होती है कमल उतने ही जोर से खिलता है, तो कमल बहुत जोर से खिलने वाला है। यहाँ पर एक बात और भी आई थी राज, यहाँ पर कहा गया था कि कांग्रेस की लीडरशिप में रविंद्र अडुल जी ने भी बड़े आराम से कहा कि जी कांग्रेस की लीडरशिप में ही चुनाव लड़े जाएंगे। वो बात अलग है कि ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर इस चुनाव में राहुल गांधी कैंडिडेट रहते हैं, पीएम कैंडिडेट रहते हैं, तो मोदी जी फिर से जीत जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि दूसरे विकेट की तरफ इशारा है, कहीं ना कहीं इनकी जो तैयारी है 2049 को लेकर है कि 2049 तक ये बैठ के आपस में सहमति बना लेंगे और 2054 का चुनाव ही लड़ लेंगे। क्योंकि इनकी सहमति किस पे डिपेंड करती है? इनकी सहमति डिपेंड इस पे नहीं करती है कि देश के लिए क्या है या देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। सभी ने कहा लोकतंत्र 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 के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करी गई, और उस समय जब ममता बनर्जी कह रही थी कि अगर मोदी जी रहे तो इंडिया नहीं रहेगा, या लोकतंत्र की जब भी बात कही गई तो किसी भी पार्टी ने उसका अपोज नहीं किया, बल्कि बार बार लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जबकि हम सबको मालूम है कि कांग्रेस के समय में कितना बढ़िया लोकतंत्र रहा था। आर्टिकल 365 का इस्तेमाल 91 बार किया गया, जिसमें चुनी हुई सरकारों को गिराया गया, स्टेट गवर्नमेंट्स को गिराया गया, और इमरजेंसी का दौर भी हमने कांग्रेस के समय में देखा था। आज किस प्रकार से इनको लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है वो समझ नहीं आता। खतरे में बिल्कुल वंदना जी, आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया। बहरहाल आज उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी, पुरानी स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रही हैं। जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दी, जरा उस पर जरूर एक टिप्पणी दे दें, फिर मैं अगले गेस्ट की तरफ रुख करूंगा। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर अगला चुनाव नरेंद्र मोदी जीते तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि उसके बाद देश में चुनाव भी नहीं होंगे। देखिए, एक राजनीति होती है भय की राजनीति, कि डराया किस तरह जाए। अभी इनसे पूछा जाए कि लोकतंत्र किस प्रकार से खतरे में, तो ये नहीं बताएंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो, कथित भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत कहाँ से टूटा है ये नहीं बताएंगे। अब उसी तरह से कि अगली बार इलेक्शन नहीं होंगे, इसका आधार क्या है, तो वो ये नहीं बताएंगे। सब डराना है, किसी तरह से बताना है कि हमें ले आओ। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां जिन्होंने अपना हक समझ लिया था कि इस देश पर सिर्फ हमारा ही हक है, आज इनको दिखाई देता है कि एक कॉमन व्यक्ति निकल कर आता है इस देश के ऊपर, वो गद्दी पर बैठता है, और गद्दी पे बैठने के बाद वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश हित के बारे में सोचता है। हमारा जो देश है उसको आज पूरे विदेश में लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। कहीं से इनको ना चुभ रहा है कि हमारे परिवार आगे बढ़ने चाहिए थे, हमारी पार्टी आगे बढ़नी चाहिए थी, देश कहाँ से आगे बढ़ गया। तो वो एक भय का माहौल लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता को सब पता है, उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि 24 में, ठीक है वंदना जी, मैं आनंदी की तरफ रुख कर रहा हूं। संदीप गोयल जी बड़ी शालीनता के साथ बहुत देर से हम सबको सुन रहे हैं, कुछ देरी से आया उसके लिए माफी। संदीप जी, आईएनएलडी की अगर बात करते हैं तो ओम प्रकाश चौटाला लगातार इस महागठबंधन के हितैषी रहे हैं और वो हमेशा चाहते रहे हैं कि महागठबंधन बने, लेकिन खुद आईएनएलडी का कोई भी नेता वहां पर नहीं था। हालांकि इनपुट्स ये थे कि इनविटेशन जरूर आया था ओम प्रकाश चौटाला को, लेकिन वहां पर पहुंचे नहीं। उसके पीछे का रीजन भी बता दीजिए, और महागठबंधन के साथ अब भी आईएनएलडी है, क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि वहां पर नहीं पहुंचे थे। महागठबंधन का जो मुहिम स्टार्ट हुई थी, आपको भी ज्ञात होगा, पिछले वर्ष 25 सितंबर को हरियाणा के अंदर ताऊ देवीलाल जी की जयंती के ऊपर एक फतेहाबाद में एक विशाल रैली हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार जी आए थे, केसी त्यागी जी आए थे, और उनके साथ अन्य तमाम नेता, शरद पवार जी भी आए थे, अन्य बड़े नेता भी वहां पर पहुंचे थे। तो उस समय रैली के अंदर नीतीश कुमार जी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से आगाह किया था, आह्वान किया था कि आप आए, एक थर्ड फ्रंट को आप लीड करें। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि नीतीश जी, इस महागठबंधन के संयोजक आप बने तो बहुत अच्छा है, हम आपके साथ हैं। तो आज राज जी उसी चीज को देखते हुए जब नीतीश कुमार जी रैली के बाद आए, तो मार्च 2023 के अंदर भी दिल्ली में 7 चीफ मिनिस्टरों की मीटिंग हुई। उसके बाद अब पटना जो एक राजनीतिक क्रांति की भूमि है, पटना की वो भूमि जहाँ से अनेकों राजनीतिक क्रांतियां देश को मिली हैं, वहां से जो आज शुरुआत हुई है महागठबंधन की, जो एक नींव डली है, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। आज के दिन का ऐतिहासिक दिन है, इसको इतिहास में याद रखा जाएगा कि किस प्रकार
एक अलोकतांत्रिक सरकार, मैं तो संविधान को कहते हैं ना कि संविधान कैसे रखा गया, कैसे इसकी संविधान को उल्लंघना की जाती है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें संविधान को पालन न करके, देश के राष्ट्रपति को मान सम्मान न देके, खुद ही सभी सारी संस्थाओं के ऊपर राज करने की एक सोच बनी हुई है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके तमाम जो जनप्रिय नेता हैं उनको जेल की सलाखों में डालना, इस प्रकार की चीजों को खिलाफ आज देश के अंदर 15 पार्टियों के लोग इकट्ठा हुए, तो उसमें ज्यादातर वो पार्टियां थी राज जी जिनके पास बहुत ज्यादा सीटें थी। और आने वाले समय में, जैसे मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस एकता को बढ़ाने के लिए और भी कदम हम उठाते रहेंगे। तो भविष्य में भी जैसे चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, वो भी नहीं आ पाए, हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान से वो भी नहीं आए, और ये वो पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जो ये वो पार्टियां क्षेत्रीय दल जो भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए अपना एक स्पष्ट मत रखते हैं। और महागठबंधन की नींव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखवाई, तो उसमें आज सफलता ये मिली कि आज इनकी मीटिंग के अंदर ये बात आई कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया गया। अब नीतीश कुमार जी के ऊपर ही सब कुछ फैसला लेने की वो अख्तियार किया गया कि आप कोई भी इस यूनिटी को लेकर कोई भी डिसीजन लें, उसको नीतीश कुमार जी को संयोजक के तौर पर उनको खुली छूट दी गई। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा और कांग्रेस की लीडरशिप को क्या आईएनएलडी स्वीकार करेगी, मैं इस पर आपसे जरूर जानूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अजय पांडे जी की तरफ रुख कर रहा हूं। अजय पांडे जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर एक क्वेश्चन मार्क तो है, और राहुल गांधी की लीडरशिप के अंडर क्या तमाम जो दल है वो आएंगे, वो उन्हें साथ लेकर चल पाएंगे? क्या इसी को पूरा करने के लिए ये दूसरी बैठक कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस की अगुवाई में शिमला जिसका स्थान चुना गया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दिख रहा था कि ये राहुल गांधी की तरफ से ही दूसरी जो मीटिंग है उस मीटिंग की तरफ रुख किया जा रहा है जो शिमला में होनी है जुलाई के दूसरे हफ्ते में। तो कहीं ना कहीं जो लीडर की तरफ बढ़ना है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पेचीदा काम रहने वाला है इस महागठबंधन के गठन को मजबूत करने के लिए। देखिए, मुझे ये लगता है, पहली बात तो ये है कि सारे राजनीतिक दल जो आज वहाँ पटना में विपक्षी दल जमा हुए, इनका ये कहना है कि भाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। अगर कुछ कुर्बानी देनी पड़ी किसी दल को तो उसके लिए भी वो तैयार है। जहाँ तक बात लीडरशिप की है, तो एक बात बहुत, राजनीति में नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके पास कितना नंबर है। तो यदि आज की भी स्थिति आप देखेंगे तो लोकसभा में या राज्यसभा में आज भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, और आगे भी जो चुनाव होने जा रहे हैं, अगर कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि उनको 300 सीट दी जाएगी लड़ने के लिए या 250 सीट दी जाएगी लड़ने के लिए, तो अगर उसको भी देखें तो सबसे ज़्यादा सीट पर जो लड़ेगा, अगर वो जीतता है तो ज़्यादा सीटें भी जीत कर लाएगा। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप का यह जो मुद्दा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किसको, मतलब नंबर्स क्या होते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लीडर, मतलब ये लोग अपना चेहरा घोषित करें, क्योंकि इनको पता है, इसमें विपक्षी दलों को पता है कि जो मोदी जी की लीडरशिप है, उनका जो चेहरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनके सामने कम से कम राहुल गांधी या इस तरह का, चूंकि पहले भी ये चुनाव हो चुका है, 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें राहुल गांधी चेहरा थे कांग्रेस की तरफ से। तो मुझे लगता है कि इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि विपक्षी की जो गठबंधन है वो स्पष्ट रूप से अपना कोई चेहरा सामने पेश करेंगे। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि जो चेहरा है अगर उसे अनाउंस नहीं किया जाता तो फिर क्या बिना चेहरे के नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? चेहरे के साथ टफ है, लेकिन बिना चेहरे के क्या हराया जा सकता है, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। लेकिन हो सकता है कि रविंद्र ढुल जी कुछ अलग यहां पर ओपिनियन रखते हो अजय पांडे जी से भी। रविंद्र ढुल जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी को चेहरा कांग्रेस पार्टी तो मान रही होगी, लेकिन आपको लग रहा है कि और दल भी पूरे तरीके से स्वीकार कर लेंगे? देखिए, जहां तक बात ज्वाइंट लीडरशिप में कौन नेता होंगे, इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल नेचुरल जो एक नेता है श्री राहुल गांधी जी है। आगे किस प्रकार से, किस मोड में, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, इसके बारे में कुछ भी कहना आज के दिन में बहुत जल्दबाजी होगी।
हाँ, कौन कौन से दल आज के दिन में एक साथ आने वाले हैं, ये एक मोटी सी रूपरेखा जो है आज बन गई है। जो लोग छोड़ करके गए हैं बैठक को, उनको छोड़ दिया जाए तो अन्य दलों के साथ में हम पूरी तरह से अपेक्षा करते हैं कि एक साथ मिलकर के जो है इस लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शामिल होंगे। और शामिल होकर के जिस प्रकार से इन्होंने मर्दन करने का प्रयास किया है, सभी संस्थाओं को मर्दन करने का प्रयास किया है, सभी को रोकने का प्रयास किया है, सभी को डराने धमकाने का प्रयास किया है, तो ऐसे में इनको अब स्पष्ट तौर पर समझ जाना चाहिए कि विपक्ष अब बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, और दूसरी बात बटा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। जिस बटे हुए विपक्ष का जो है फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी, कुल देखिए 30%, 31% के आसपास में भाजपा के दान में है, भाजपा के पास में आज के दिन में पूरे देश के अंदर वोट है, और इसके खिलाफ जो वोट है लगभग 70% के आसपास में। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटों को कंसोलिडेट करके उनको एक इलेक्टोरल विक्ट्री के रूप में बदलने का कार्य हम करेंगे। और जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में जो नेता या जो पार्टी अधिक पावरफुल या अधिक जिनके पास में वहां पर बेस होगा, उन्हीं को ही आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ये बिल्कुल साफ और बिल्कुल स्पष्ट है। ये रूपरेखा तो ये होगी। अब इसके आगे की रूपरेखा के जो है, इसके लिए मेरे हिसाब से थोड़ा भी इंतजार रविंद्र करना ढूल जी, चाहिए। क्योंकि अब आप ममता बनर्जी के साथ आगे बढ़कर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो जो उनकी तरफ से बयान दिया गया, क्या कांग्रेस पार्टी उसे एंडोर्स करती है? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों के साथ खड़ी हुई नजर आएगी कि अगर आने वाला चुनाव यानी 2024 का चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो इस देश में दोबारा चुनाव होंगे ही नहीं, ऐसा बहुत लोगों को लगता है? ये बात जब आप एक बड़े मंच से कहते हैं जहां पर तमाम दिग्गज मौजूद है, तो फिर इस बात के मायने भी होने चाहिए और ये बात दूर तक भी जाएगी। क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान के साथ भी खड़ी ममता बनर्जी के? देखिए, बयान के पीछे एक वो है, बेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेस नहीं है। बेस इसलिए है कि जिस भी जगह पर, जिस भी तरीके से इन्होंने संस्थाओं को जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया है, जैसे मैं वो ये कहता हूँ कि नई संसद के उद्घाटन के समय पर देख लीजिए किस प्रकार का इन्होंने कार्य करने का प्रयास किया है। जहां जहां जिस जिस संस्था को दबाने का प्रयास किया, वो सब एक स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार से आगे जा रहा है कि चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग कर यही रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसी हिसाब से जो है इलेक्शन अनाउंस करता है। जिस जगह पे जितने फेज चाहिए उसको वहां पे वो अनाउंस करता है। जिन जगह पे कभी ज्यादा मल्टीपल फेजेस में इलेक्शन नहीं हो रहा था, वहां पे इलेक्शन हो रहा है। जहां पर मल्टी फेज इलेक्शन होना चाहिए था, वहां पर नहीं हो रहा है। तो चुनाव आयोग तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के वार रूम के डायरेक्शन के हिसाब से आज के दिन में चल रहा है, हमारा ये मानना है। तो ऐसे में जब चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही है सीबीआई, ईडी, सभी बड़ी संस्थाओं को कंट्रोल करने का भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया आज के दिन में भी है, और आगे जाकर के पूरी तरह से तानाशाही इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। इसमें कोई शक और दो राय नहीं होनी चाहिए। वंदना पोपली जी, अब तक ईडी, सीबीआई, तमाम जो सरकारी संस्थान है उनका दुरुपयोग करने के आरोप बीजेपी पर लगते थे, और अब चुनाव आयोग भी बीजेपी के अधीन ही काम करता है, ये सीधे आरोप रविंद्र ढोल जी लगा रहे हैं। और अगर इस पर आप काउंटर जरूर देना चाहेंगे वो भी आप दे दीजिएगा। साथ ही साथ जब इतने दल एक साथ आते हैं तो तैयारी को और ज्यादा बेहतर करना बेहद जरूरी हो जाता है। उस लिहाज से भी लाजमी है कि बीजेपी सोच रही होगी, क्योंकि अगर इस फैक्टर को निगलेक्ट करने की कोई बात करे कि तमाम दल एकत्रित भी हो जाएं तो कुछ हो नहीं सकता, तो वो भी आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की दिशा में चला जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब दे देती हूँ। इलेक्शन कमीशन पे जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है जिन पे इन्होंने प्रश्न नहीं उठाया। कभी तो ईवीएम बदनाम हो गई, अभी हम सुन रहे थे ईडी सीबीआई की बात हो रही थी, अभी इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। पता नहीं कल को शायद सुप्रीम कोर्ट पे भी क्वेश्चन मार्क उठा दें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने अपना धर्म समझ लिया था कि ये संवैधानिक संस्थाएं हमारे हिसाब से चलेंगी, और किस प्रकार से आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया, किस तरह से इमरजेंसी लाए, वो आज इस बात को कहते हैं तो बड़ी हैरानी होती है। ये कहते हैं कि सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है भारतीय जनता पार्टी अपने आप से चला रही है। ये सिर्फ इन्हीं को दिखाई देता है, पूरे देश की जनता में कहीं नहीं दिखाई देता। ये मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ये अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। मेरे पास
एक एग्जाम्पल है। अभी आप यहाँ पर प्रश्न भी पूछ रहे थे, कहा भी जा रहा था कि ऐसा क्या कारण है कि लोकतंत्र पे, मैंने भी पूछा था कि लोकतंत्र पे क्यों क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर एनएलडी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छे से कह दिया कि ईडी और सीबीआई के जोर से जो जनप्रिय नेता हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। जनप्रिय नहीं है जी, नोट प्रिय नेता हैं। जो नोट प्रिय नेता है उनको जेल में डालने का काम हम करेंगे। आप कितने भी क्वेश्चन मार्क लगाते रहिए, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है ना, चाहिए ना अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई आधार तो होगा बोलने का। यहाँ पर मीडिया, अच्छा आप तो मीडिया भी नहीं छोड़ते हैं, मीडिया से भी ये बात नहीं की जा सकती, आप तो मीडिया पे भी प्रश्न लगा देते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे अलावा जो है, जो इस देश हित के बारे में बात करता है वो सब गलत है, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे मीडिया है। और आप तो यहाँ पे भी कहते थे कि जनता को बहका दिया जाता है। राज, यहीं पर आपका मैं प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। जब आप तैयारी की बात करते हैं तो तैयारी में सबसे, देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप जनता के लिए काम करते हैं तो जनता आपको रिपीट करती है, और जनता के लिए आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। और मुझे लगता है, अभी यहाँ पे बात नहीं उठी थी कि मोदी जी इतने स्ट्रॉन्ग फेस है, उनके सामने कोई क्यों नहीं आ पाएगा। वो स्ट्रॉन्ग फेस क्यों है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम किया है। हमारा देश जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है, जिस प्रकार से योजनाएं लाई जा रही हैं, आयुष्मान की बात कर लीजिए, उज्ज्वला की बात कर लीजिए, बाकी योजनाएं लाई जा रही हैं। यूक्रेन में जब युद्ध होता है तो हमारे स्टूडेंट्स किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से पूरा का पूरा वर्ल्ड इस समय हमारे देश की तरफ देख रहा है। मोदी इज द बॉस कहा जाता है, पैर छुए जाते हैं। तो ये दिखाता है जी कि जी जी। मोदी जी एक बड़ा फेस ऐसे ही नहीं बन गए, उन्होंने देश के लिए काम किए हैं, इसलिए वो बड़ा फेस बन गया। और वो तैयारी जो है 2014 से लगातार अभी तक चल रही है, वो आगे भी चलती रहेगी। अगर जनता का काम करेंगे तो जनता ठीक है। जरूर चुनकर लेकर आएगी, और इस मामले में मोदी जी नंबर 1 पर हैं। ठीक है, एनएलडी की तरफ रुख कर रहा हूं। संदीप गोयल जी, जहां मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूं, और अगर किसी के जवाब पर काउंटर करना हो तो वो जवाब भी आप दे दीजिएगा। सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के अंडर एनएलडी आगे बढ़ने को तैयार है? हालांकि आपके बड़े लीडर्स विधानसभा चुनावों के लिहाज से कई मर्तबा ये बयान दे चुके हैं कि हमें गठबंधन से परहेज नहीं है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के लिए भी एनएलडी कांग्रेस के साथ किसी तरीके से जा सकती है, और क्या कांग्रेस आपको साथ लेगी भी? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। देखिए राज जी, आज जो महागठबंधन को लेकर पटना में मीटिंग हुई, उसमें ये चीज कहीं नहीं निकल कर आई कि लीडरशिप कौन होगी, कौन बड़ी पार्टी है वही देश के लीडर बनेंगे, वही देश के पीएम बनेंगे। मैं अभी पांडे जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर सबसे ज्यादा सीटें मिलती है, कहा इशारा था उनका, तो फिर ज्यादा सीटें बनेंगी तो कांग्रेस के होंगे। मैं एक उदाहरण दूंगा, जब देश में कांग्रेस के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा किया गया था, उस समय चौधरी देवीलाल जी जो हरियाणा से बिलोंग करते, हरियाणा की मात्र 10 सीटें हैं, लेकिन उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुनने का भी अवसर दिया गया था। वो उनके त्याग दिखाते हुए प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं होती जब एक महागठबंधन होता है। तो जैसे आज राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम कई प्रकार के त्याग करने को तैयार हैं, सीटें छोड़ने को तैयार हैं। अगर कांग्रेस सीटें छोड़ती है और प्रदेश के अंदर कोई तालमेल बैठता है, तो इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी को हराने के लिए किसी भी अन्य पार्टी से जो इनेलो से समर्थन मांगेगी, हम उनको समर्थन देंगे, उनके साथ सीट शेयरिंग भी करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पिछले 3-4 साल से लगातार यही बात कह रहे हैं, भाजपा को हराने के लिए हमें किसी भी अन्य दल से गुरेज नहीं है। तो बात आ रही थी अभी संस्थानों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर बीजेपी के साथी द्वारा बार बार बात की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां जाओ। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी आपको लताड़ा था, महाराष्ट्र का मामला था, उसमें आपको लताड़ा था कि किस प्रकार आप लोगों ने वहां की सरकार गिराई। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके दिल्ली के मामले में भी कहा कि गवर्नर अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने शक्तियां गलत तरीके से इस्तेमाल करके गवर्नर महोदय की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने की तमाम कोशिशें करते हो, तब तो आपको दिखाई नहीं देता कि आप संविधान के साथ खेल रहे हो, लोकतंत्र के साथ खेल रहे हो। आप चुनी हुई सरकार को नीचा दिखाने के लिए गवर्नर के माध्यम से अपने ऐसे कार्य कर रहे हो जो जनता को पसंद नहीं आ रहे, जिससे जनता ने आपको एक कर्नाटक का ताजा उदाहरण था। अगर मैं कहता हूं कि कर्नाटक में इनकी हार का मुख्य कारण इनकी जो तमाम पावर जो इन्होंने एक प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाते हुए देश के अंदर गवर्नमेंट चलाने के जो सेकंड टर्म में चलाई है, उसने देश ने उसमें रिफ्लेक्शन देनी स्टार्ट कर दी है। ये अभी भी नहीं संभलेंगे। जैसे रावण
राज करता था, लंका की बात आई थी, उस समय भी एक था हमें कोई हरा नहीं सकता। एक समय था देश के अंदर इंदिरा गांधी जी को भी लगता था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इमरजेंसी का एक दौर था, तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई, वो सारी पार्टियों ने मिलकर इंदिरा गांधी को भी हराया। अब आज भाजपा को ये लगता है कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, वो इस बहुत ताकतवर है। तो इस गलतफहमी में ना रहिए, क्योंकि घमंड तुरंत हारता है। घमंड के खिलाफ जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सज्जन लोग इकट्ठे होंगे घमंड को हराने के लिए, तो देश उनका साथ देता है। तो आज जो माहौल बना है सीट शेयरिंग को लेकर, अपने आइडियाज जो इन्होंने दिए हैं तमाम बड़े नेताओं ने, उससे ये रिफ्लेक्शन बड़ी साफ निकल के आई है। लीडरशिप कौन लीड करेगा? संयोजक आज नीतीश कुमार जी बनाए गए हैं, उनको अगुवा किया गया है कि आप राजनीतिक फैसले लीजिए। बातें आएंगी बाद में कौन देश का प्रधानमंत्री होगा, कौन नहीं होगा। अभी देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना है जो भाजपा को हराने के लिए देश के जो तमाम ऐसे नेता है वो किस प्रकार से उनको हराया जाए, इस प्रकार की एक व्यू रचना रचनी है। उसमें नीतीश कुमार जी उनके अगुवा हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके का एग्जाम्पल आपने दिया, अगर महागठबंधन की दूसरी बैठक में ऐसा उदाहरण दे दें तो कांग्रेस पार्टी ही शायद साथ ना जाए, क्योंकि किसी को भी कड़वे वचन सुनने शायद पसंद नहीं आते। अजय पांडे जी, आपके पास आ रहा हूं। जो एग्जाम्पल आपने दिया उसका एक सटीक उदाहरण संदीप गोयल जी ने भी दिया कि अगर शख्सियत ऐसी हो कि सब उसे मानने को तैयार हो तो शायद नंबर गेम उतनी ज़्यादा काम करती भी नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कुछ भी मुमकिन है। बहरहाल मैं आपसे अनुभव के आईने में ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ये समीकरण संभव है, क्योंकि हालांकि अभी वक्त चुनावों में, लेकिन इतने दलों को एक साथ आगे लेकर चलना बेहद मुश्किल रहता है। हम देखते हैं विद इन पार्टी जब सीटों के बंटवारे की बात होती है तो उस वक्त ही जो नेता है वो छिटक जाते हैं। ऐसे में जब देश की बात है तो इतनी सीटों का बंटवारा करना मुश्किल तो है। देखिए राज जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो लीडरशिप है। इसमें कोई दोरा नहीं हो सकती है कि आज मोदी जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। तो जब राजनीति में दूसरा पक्ष जब उनका मुकाबला करने के लिए खड़ा होगा तो जाहिर है कि वो उन मुद्दों को देखेगा जो उसका जो वीक पॉइंट है उसकी बात वो नहीं करना चाहेगा। तो पहली बात यह है कि जब ये मैंने पहले ही आपको कहा कि कांग्रेस को भी ये बात समझ में आ गई है कि अकेले दम पर उसके बूते ये आज नहीं है कि वह भाजपा को और मोदी जी को पराजित कर सके। और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी लगता है कि जब तक हम कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे तब तक ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। तो मुझे लगता है कि नेतृत्व के मुद्दे पर शायद यह गठबंधन अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं करे, और ये भी कहा जा सकता है कि हम सामूहिक रूप से यह लड़ाई लड़ेंगे और जब चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद यह देखा जाएगा और सर्वसम्मति से नेता का चुनाव होगा। अभी तक ऐसा लगता है। दूसरी बात यह है कि बार बार ये सारे नेता ये कह रहे हैं, कायदे से देखिए ये सबके इनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। इनको ये लगता है कि अगर हम लोग सब लोग, इन्होंने अभी कहा भी रविंद्र जी ने कि लगभग 30-31% वोट, हालांकि वो कम बता रहे हैं कि 30-31% वोट भाजपा के पास है और बाकी वोट उसके खिलाफ है। शायद ये आंकड़ा कुछ और होना चाहिए। पिछले 2019 के चुनाव में मुझे लगता है कि भाजपा को 40 से 45% के बीच में वोट मिला था और बाकी वोट उसके खिलाफ पड़ा था। तो अब इनका ये गणित है कि हम बाकी वोट को एक साथ इकट्ठा कर दें, और कोई भी नेता हो, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो या राहुल गांधी हो, आखिरकार जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इतने सारे दलों को एक साथ खड़ा करने का, एक मंच पर लाने का मतलब ये है कि ये नेता जिस जनता का, जिन तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह जनता आज एकजुट हो रही है कि हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हों, बीजेपी को हराने का काम करें। और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम विचारधारा के स्तर पर एक हो रहे हैं। मतलब हमारी सबकी विचारधारा एक है और विचारधारा की लड़ाई है। और इसमें अब देखना यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, कि कौन इस लड़ाई के लिए कितनी कुर्बानी देगा। क्योंकि जैसे आज आपने देखा कि केजरीवाल जी पहले ही चले आए, तो अब इसमें तो जाहिर है कि कोई भी कहेगा कि अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई और मतभेद शुरू हो गए। तो यहाँ पर नेता से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस गठबंधन का आकार लेना है
और सीट बिल्कुल, शेयरिंग अभी है। कहानी शुरू भी नहीं हुई और एक ताजा बनी नेशनल पार्टी उस महागठबंधन से दूर होती हुई नजर आई। दो सीएम वहां पर आम आदमी पार्टी के पहुंचे थे, लेकिन जो उनकी शर्तें थी उन पर कांग्रेस ने हामी नहीं भरी, तो वो वहां से चलते बने और आगे के लिए भी कह दिया है कि अगर अध्यादेश के मसले पर वो उनकी आवाज उठाने के लिए तैयार है तो ठीक, वरना दूसरी बैठकों में हम हिस्सा नहीं होंगे। बेहद शुक्रिया तमाम मेहमानों का कि आप इस चर्चा का हिस्सा बने। मकसद सिर्फ इतना कि ये जाना जा सके कि राजनीतिक गलियारों में जो तमाम चीजें चल रही है उनका असर आने वाले लोकसभा चुनावों में कैसे पड़ने वाला है। यह महागठबंधन जिस दिशा में जा रहा है, अगली बैठक का इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि क्या उस बैठक में कोई बड़ा निर्णय होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्या विशेष में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।